हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंग्लिश के प्रोज से है। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर 2 प्रोज से क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। क्लास 12th के बच्चे बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और ये चैप्टर है आपका लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, तो लॉस्ट स्प्रिंग से जो प्रोज का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और 5 बहुत ही सटीक क्वेश्चन है जिसके मैं आंसर आपको लिख के बहुत ही सटीक उत्तर में बताऊंगी। तो आज हम देखेंगे प्रोज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो लिख के इस तरीके से आएगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच का मतलब सिर्फ हमें 40 वर्ड्स में ही इसके आंसर देने हैं। किसके? तो इस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के 40 से। अगर आपका सटीक उत्तर है तो आप 25 से 30 वर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको 40 वर्ड तक इसका आंसर देना है। तो आइए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई डिड एनिस जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल, वॉट वॉज इट इम्पैक्ट ऑन साहेब। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वाई डिड एनिस जंग, यानी कि एनिस जंग ने आस्क साहेब, क्या पूछा साहेब के बारे में। ठीक है, एनिस जंग ने क्या पूछा साहेब के बारे में अबाउट द स्कूल में। ठीक है, स्कूल में एनिस जंग ने साहेब के बारे में क्या पूछा। वॉट वॉज इट इम्पैक्ट ऑन साहेब, इसका क्या प्रभाव पड़ा साहेब के ऊपर। मतलब कि एनिस जंग ने क्या क्वेश्चन पूछे थे साहेब के बारे में और इसका साहेब पर क्या प्रभाव पड़ा, यही हमारा क्वेश्चन है। तो आइए इसका बहुत ही सटीक सा उत्तर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर हमें लिखना है कि एनिस जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल बिकॉज साहेब रिप्लाइड। ठीक है, एनिस जंग आस्क्ड साहेब, यानी एनिस जंग ने साहेब से पूछा अबाउट द स्कूल के बारे में। ठीक है, एनिस जंग ने साहेब से पूछा स्कूल के बारे में बिकॉज, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया था। बिकॉज आंसर में हम क्योंकि ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि साहेब ने क्या पूछा किसके स्कूल के बारे में। क्योंकि साहेब रिप्लाइड, साहेब ने उनका उत्तर दिया टू हर that he has nothing else to do except rag picking, यानी कि क्योंकि साहेब ने उनका उत्तर दिया था कि उसके पास कूड़ा करकट बिनने के सिवाय कोई काम नहीं है। साहेब ने उत्तर दिया किसको? एनिस जंग को, कि उसके पास कूड़ा करकट बिनने के अलावा और कोई काम नहीं है। इट इम्पैक्ट ऑन साहेब, इसका प्रभाव साहेब के ऊपर पड़ा था कि, मतलब इसका प्रभाव साहेब के ऊपर वॉज ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट स्कूल, प्रभाव पड़ा था कि वह स्कूल के बारे में अब अत्यधिक उत्सुक थे। ठीक है, एंड ही ऑल्सो प्रॉमिस्ड हर दैट ही विल गो टू स्कूल इफ़ एनी मोर बुल्ट इट, यानी कि वह अत्यधिक उत्सुक था और उसने ये भी वादा किया उनसे कि वह स्कूल को जाएगा यदि कोई स्कूल बनवा दे तो। ठीक है, साहेब बोलता है कि वह स्कूल को जाएगा यदि कोई स्कूल बनवा दे तो, क्योंकि और सब स्कूल में फ़ीस और महंगे स्कूल बहुत ज़्यादा थे जिसमें वह पढ़ना प्रेफर नहीं करता है। तो वो सोच रहा था कि और अदर कोई स्कूल बनेगा तो वो इस स्कूल में पढ़ने अवश्य जाएगा। तो यही इसके कहने का मतलब था कि एनिस जंग ने साहेब से स्कूल के बारे में पूछा तो साहेब ने उत्तर दिया कि कूड़ा करकट बिनने के अलावा उसके पास और कोई काम नहीं है। और इट इम्पैक्ट, इसका प्रभाव साहेब के ऊपर ये पड़ा कि स्कूल के बारे में वह अत्यधिक उत्सुक था। क्यूरियस मतलब उत्सुक था, और उसने ये वादा किया कि वो स्कूल तो जाएगा लेकिन अगर कोई स्कूल बनवा दे तो एक बार आंसर फिर से रिपीट कर देते हैं। एनिस जंग आस्क साहेब अबाउट द स्कूल बिकॉज साहेब रिप्लाइड टू हर दैट ही हैज़ नथिंग एल्स टू डू एक्सेप्ट रैग पिकिंग। इट इम्पैक्ट ऑन साहेब वॉज दैट ही वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट school and he also promised her that he will go to school if any more build it।
तो ये इसका बहुत सा सटीक सा उत्तर था जो कि मैंने इंग्लिश में आपको बहुत सही से बता दिया है। तो आइए इसको समझने के लिए और बहुत ही आसान तरीके से आपको हिंदी में भी इसे हम कन्वर्ट करके दिखा देते हैं। तो पहला सवाल जो था उसका हिंदी में ये था कि एनिस जंग ने क्यों पूछा साहेब के बारे में, इसका क्या प्रभाव पड़ा साहेब के ऊपर। ठीक है, एनिस जंग ने स्कूल के बारे में साहेब से क्या पूछा और इसका प्रभाव साहेब के ऊपर क्या पड़ता है। तो आंसर जो मैंने आपको इंग्लिश में बताया था वही हिंदी में है कि एनिस जंग ने साहेब से पूछा स्कूल के बारे में क्योंकि साहेब ने उनका उत्तर दिया था। ठीक है, साहेब ने उसका उत्तर दिया, क्या दिया कि उसके पास कूड़ा करकट बीनने के सिवाय कोई काम नहीं है। साहेब बोलते हैं कि उनके पास कूड़ा करकट बीनने के सिवाय और कोई काम नहीं है और इसका प्रभाव साहेब के ऊपर पड़ा था कि वह स्कूल के बारे में अब अत्यधिक उत्सुक था। ठीक है, जैसे ही एनिस जंग ने उसके बारे में ये सब बातें की तो वह स्कूल को लेकर बहुत ही उत्सुक हो गया था और उसने ये वादा किया उनसे कि वह स्कूल तो जाएगा यदि कोई स्कूल बनवा दे तो एनिस जंग ने उनसे जो बातें किए थे उस हिसाब से साहेब ने जवाब दिया कि वो स्कूल तो जाएगा यदि कोई स्कूल बनवा दे तो, क्योंकि और सारे स्कूल बहुत ही महंगे थे और कई फैसिलिटीज़ थी जिसको वो प्रेफर नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ये दावा रखा कि वो स्कूल तो जाएगा अगर कोई स्कूल बनवा दे तो इस प्रकार से हमारा पहला उत्तर समाप्त होता है प्रश्न के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है हमारा, वाई डिड साहेब एंड अदर रैक पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स। क्यों साहेब और उसके साथ जो कूड़ा करकट बीनने वाले थे वो चप्पल नहीं पहनते थे। क्यों साहेब और उसके साथ जो रैक पिकर्स मतलब कूड़ा करकट बीनने वाले जो लड़के थे वो चप्पल क्यों नहीं पहनते थे, पहला क्वेश्चन है इसका। और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। वे चप्पल नहीं पहनते थे। ठीक है, कौन सा बहाना देते थे वो बिना चप्पल पहनने के लिए, वो क्या बहाना देते थे कि वह चप्पल नहीं पहने हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो आइए इसका हम आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा कि क्यों साहेब और उसके साथ कूड़ा करकट बीनते थे वो चप्पल नहीं पहनते थे और कौन सा बहाना देते थे वो इसके लिए। ठीक है, तो आइए इसका हम उत्तर देखते हैं कि साहेब एंड अदर रैक पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स। साहेब और अन्य कूड़ा करकट बीनने वाले चप्पल नहीं पहनते थे बिकॉज क्योंकि इट वॉज देयर ट्रेडिशन टू वॉन्डर बेयर फुट एंड दे एक्सक्यूज्ड। ठीक है, इट वॉज देयर ट्रेडिशन क्योंकि यह उनकी परंपरा बन गई थी। क्या चीज़ की, अ वॉन्डर बेयर फुट, नंगे पाँव रखने की। ठीक है, उनकी यह परंपरा बन चुकी थी कि कौन सी चीज़ की, तो नंगे पाँव भटकने की। एंड दे एक्सक्यूज्ड दैट हिज मदर, और उन्होंने बहाना बनाया कि उनकी माँ डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फॉर द सेल्फ, उनकी माँ अलमारी पर चप्पल नहीं उतारती थी इसलिए वो नंगे पैर जो थे इसलिए वे लोग नंगे पैर रहते थे और चप्पल्स को नहीं पहनते थे। तो वही कहने का मतलब है कि साहेब और अन्य कूड़ा करकट बीनने वाले जो थे वो चप्पल नहीं पहनते थे क्योंकि यह उनकी परंपरा बन गई थी कि नंगे पाँव भटकने की, और उन्होंने ये बहाना बनाया कि वह जबकि मतलब उनकी जो माँ थी उन्होंने बहाना बनाया कि हमारी माँ जो हैं तखे पर से चप्पल नहीं उतारती हैं, यानी कि उनकी माँ जो हैं वो अलमारी पर से चप्पल नहीं उतारती थी इसलिए वो लोग क्या करते थे, चप्पल को नहीं पहनते थे और इसलिए वो अलमारी पर से उतारते थे तो चप्पल मिलता नहीं था और वो पहन के बाहर नहीं जाते थे और यही उनका पारंपरिक तरीका बन गया था। तो ये क्वेश्चन का बहुत सा सटीक सा उत्तर था ये, और बहुत ही छोटे वर्ड्स में है और आप ऐसे भी लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर मिलते हैं और ये आपको ज़रूर मिलेंगे। तो देखते हैं इसको हम हिंदी में। तो आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्यों साहेब और उसके साथ जो कूड़ा करकट बीनते थे वे चप्पल नहीं पहनते थे। ठीक है, और ये भी था कि कौन सा बहाना देते थे इसके लिए, उन्होंने इसके लिए कौन सा बहाना बनाया, साहेब और उनके साथियों ने।
तो उत्तर जो था मैंने फिर से एक बार बता रही हूँ कि साहेब और अन्य कूड़ा करकट बीनने वाले चप्पल नहीं पहनते थे, क्योंकि ठीक है, साहेब और उनके साथ कूड़ा करकट बीनने वाले जो लोग थे वो चप्पल नहीं पहनते थे, क्योंकि यह उनकी परंपरा बन चुकी थी। क्या करने की? नंगे पांव भटकने की। और उन्होंने बहाना बनाया कि मतलब नंगे पांव तो वो भटकते थे, ये उनकी परंपरा थी, लेकिन उन्होंने ये बहाना बनाते थे कि उनकी माँ, ठीक है, उन सारे लोगों की जो माँ थी वो अलमारी पर चप्पल नहीं उतारती थी, अलमारी पर से चप्पल नहीं उतारती थी, इसलिए वो लोग पहनते नहीं थे। तो यही उनका बहाना था और उनकी ये परंपरा बन चुकी थी जो वो अपनी माँ पर थोपते थे। तो इसी प्रकार से दूसरे का ये बहुत ही सटीक सा उत्तर था आपको जो मैंने समझाया है। तो इसी प्रकार से आपका दूसरा प्रश्न समाप्त होता है। चलते हैं अपने हम तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। ठीक है, कितने कूड़ा करकट बीनने वाले लोग रहा करते थे, कहाँ पे? दिल्ली के सीमापुरी में। तो वही प्रश्न है कि हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। कितने कूड़ा करकट बीनने वाले लोग रहा करते थे दिल्ली के सीमापुरी में, ये इसका पहला प्रश्न है, सीमापुरी दिल्ली में। और हाउ डिड दे सेटल देयर, वे कैसे वहाँ बस गए थे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका कि कितने कूड़ा करकट बीनने वाले लोग थे और वह रहा करते थे दिल्ली के सीमापुरी में और वो कैसे वहाँ बस चुके थे। तो आइए इसका हम आंसर देखते हैं कि 10,000 रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। कह रहा है कि 10,000 कूड़ा करकट बीनने वाले लोग दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में रहा करते थे। वही कह रहा है कि 10,000 कूड़ा करकट बीनने वाले लोग दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में रहा करते थे। और बोल रहा है द रैग पिकर्स वेयर बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश। कूड़ा करकट वाले जो लोग थे वो ढाका के रहने वाले थे, बांग्लादेश से। जो रैग पिकर्स मीन्स कूड़ा करकट, और देखिए जो बांग्लादेश के ढाका से कूड़ा करकट बीनने वाले लोग कहाँ से थे? बांग्लादेश के ढाका से, ढाका क्षेत्र से। तो वही कह रहा है कि द रैग पिकर्स वेयर बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश। कूड़ा करकट वाले लोग जो थे वो ढाका के रहने वाले थे, कहाँ से? बांग्लादेश से। तो वही कह रहा है। फिर कह रहा है कि देयर होम एंड फील्ड, उनके घर और मैदान, ठीक है, उनके घर और मैदान वेयर रॉन्ड, ठीक है, उनके घर और मैदान बर्बाद हो गए थे। कैसे? बाय द स्टॉर्म्स सो दे अराइव्ड हियर इन सीमापुरी टू सेटल। ठीक है, कि बर्बाद हो गए थे तूफानों की वजह से, इसलिए वह सीमापुरी में रहने के लिए आ गए। उनके घर और मैदान बर्बाद हो गए थे तूफान की वजह से, इसलिए वह सीमापुरी में आकर बस गए और सेटल हो गए, मतलब रहने लग गए। तो यही इसका बहुत ही सटीक सा उत्तर था। तो आइए मैं इंग्लिश का इसका वर्जन फिर से रिपीट करती हूँ कि 10,000 रैग पिकर्स यूज्ड टू लिव इन सीमापुरी दिल्ली। The rag pickers were belong to Dhaka in Bangladesh. Their homes and field were ruined by the storms, so they arrived here in Simapuri to settle. तो यही इसका बहुत ही सटीक सा उत्तर था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको इंग्लिश का जो उत्तर है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका हम हिंदी वर्जन देखते हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आगे के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो इसका जो हिंदी वर्जन है वो भी बहुत ही ईजी है कि ये पूछा था क्वेश्चन में कि कितने कूड़ा करकट बीनने वाले लोग रहा करते थे दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन यही था हमारा कि कितने कूड़ा करकट बीनने वाले लोग रहा करते थे दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में, वे कैसे वहाँ बस गए थे। तो यही पूछ रहा है कि कितने कूड़ा करकट बीनने वाले लोग थे और वो कैसे वहाँ बस गए थे सीमापुरी के क्षेत्र में। तो इसका उत्तर मैंने जो इंग्लिश में बताया था उसी प्रकार से इसका हिंदी में एकदम सटीक सा उत्तर है कि 10,000 कूड़ा करकट बीनने वाले लोग दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में रहा करते थे। कितने लोग रहा करते थे?
तो 10,000। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि 10,000 कूड़ा करकट बीनने वाले लोग दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में रहा करते थे। कूड़ा करकट वाले ढाका के रहने वाले थे। कहाँ से? बांग्लादेश के। बांग्लादेश के ढाका में रहने वाले लोग थे। कहाँ से? कूड़ा करकट बीनने वाले लोग। तो उनके घर और मैदान बर्बाद हो गए थे। कैसे? तो तूफान की वजह से, इसलिए वह सीमापुरी क्षेत्र में रहने के लिए आ गए। भारत के सीमापुरी क्षेत्र में वो रहने के लिए आ गए क्योंकि उनके घर और मैदान बर्बाद हो चुके थे तूफानों की वजह से, इसलिए उन्हें ये काम करना भी पड़ा और उन्हें सीमापुरी देश में बसना भी पड़ा। तो इसी प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे अपना चौथा प्रश्न। तो हमारा चौथा प्रश्न है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। कूड़ा करकट का क्या अर्थ है बच्चों के लिए, यानी कि बच्चों के लिए कूड़ा करकट का क्या अर्थ है, ये हमारा पहला सवाल है। और दूसरा प्रश्न है कि वाई डिड दे फाइंड इन इट। ठीक है, इसमें क्या पाते थे, यानी कूड़ा करकट बीनने से वो क्या पाते थे, कौन? बच्चे। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कूड़ा करकट का क्या अर्थ है बच्चों के लिए और बच्चे इस चीज़ में क्या पाते थे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और कई बार पूछे गए सवाल है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा और नोट्स करना न भूलें। तो द मीनिंग ऑफ गार्बेज, कूड़ा करकट का अर्थ है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, वॉज द थिंग, ऐसी चीज़ थी, विच इज़ वेपर्ड इन वंडर, जो आशा से लिपटी हुई चीज़ थी। ठीक है, कूड़ा करकट का अर्थ है, यानी कि द मीनिंग ऑफ गार्बेज, कूड़ा करकट का अर्थ था फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, वॉज द थिंग विच इज़ वेपर्ड इन वंडर, ऐसी चीज़ थी जो आशा से लिपटी हुई चीज़ थी। किससे? बच्चों के लिए ये आशा से लिपटी हुई चीज़ थी। कौन सी चीज़? गार्बेज, यानी कि कूड़ा करकट। ठीक है, फिर हम लाइन चेंज करके दूसरे प्रश्न का उत्तर ये लिखेंगे कि वाई डिड दे फाइंड इट, इससे वो क्या पाते थे। तो देखिए, दे फाउंड ए रुपीज़। ठीक है, वह 1 रुपये पा जाते थे और या 10 रुपीज़ या 10 रुपये पा जाते थे। नोट्स एंड समटाइम ए सिल्वर कॉइन्स इन इट, वो कहने का मतलब ये है कि वह 1 रुपये पा जाते थे तो कभी कभी वो 10 के नोट पा जाते थे और कभी तो कभी उसमें वो चांदी के सिक्के भी पा जाते थे। तो ये उनकी ललक थी और उनकी आशा थी कि अगर हम ये चीज़ करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, और उससे वो अपने घर को चलाते थे और अपना पेट भरते थे। तो वही बोल रहा है कि बच्चों के लिए कूड़ा करकट का क्या अर्थ है। तो यही अर्थ है कि वो इसी में प्रसन्न रहते थे कि उन्हें कभी 1 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी सिल्वर के सिक्के यानी चांदी के सिक्के मिल जाते थे, जिससे उनका रोजी रोटी चलना आराम से हो जाता था। तो वही कह रहा है इसका बहुत सा सटीक सा उत्तर कि बच्चों को इससे क्या लाभ था। तो इसका मैंने उत्तर फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन वॉज द थिंग विच इज़ वेपर्ड इन वंडर, दे फाउंड अ रुपीज़ और 10 रुपीज़ नोट एंड समटाइम्स अ सिल्वर कॉइन इन इट। तो यही कह रहा था इसका इंग्लिश वर्जन में। बहुत ही सटीक सा उत्तर है, आप नोट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं हम इसके हिंदी वर्जन में, यानी इसको हम हिंदी में सटीक से बताते हैं। तो चौथे क्वेश्चन का हिंदी वर्जन ये पूछा था क्वेश्चन में कि कूड़ा करकट का क्या अर्थ है बच्चों के लिए और इसमें वह क्या पाते थे। तो जैसा कि मैंने आपको इंग्लिश में बताया था इसी प्रकार से कि कूड़ा करकट का क्या अर्थ है बच्चों के लिए और इसमें वह क्या पाते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि कूड़ा करकट का अर्थ है बच्चों के लिए ऐसी चीज़ थी। कूड़ा करकट अर्थ थी बच्चों के लिए एक ऐसी चीज़ जो आशा से लिपटी हुई थी। ठीक है, कूड़ा करकट बच्चों के लिए एक आशा से लिपटी हुई चीज़ थी। फिर लाइन चेंज करके दूसरा आंसर था ये, इसमें क्या वो पाते थे। तो देखिए, वह कभी इसमें 1 रुपये पाते थे या फिर 10 रुपये का नोट पा जाते थे। ठीक है, रुपए के नोट।
कभी 10 रुपये के नोट पा जाते थे और कभी कभी उसमें चांदी के सिक्के भी पा जाते थे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उसी में वो खुश रहना सीख गए थे और वह कभी कभी आशा इसलिए लगाते थे कि कभी उन्हें 1 रुपये या फिर 10 के नोट या फिर चांदी के सिक्के तो ज़रूर ही मिल जाएंगे। इसलिए वो कह रहे थे कि ये उनके लिए आशापूर्व का अर्थ था। क्या? कूड़ा करकट बिनना। तो आई होप आपको चौथे प्रश्न भी समझ में आ गए होंगे। अब हमारा इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। तो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि वाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बोथ। साहेब नौकरी क्यों पकड़ी दूध के दुकान पर। साहेब ने दूध की दुकान पर नौकरी क्यों पकड़ी। वॉट वॉज ही पेड फॉर हिज सर्विस। उसकी सेवा के लिए उसे क्या दिया जाता था। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि साहेब ने दूध की दुकान पर नौकरी क्यों पकड़ी, और दूसरा प्रश्न ये है कि उसकी सेवा के लिए उसे क्या दिया जाता था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है साहेब जॉइंड ए जॉब। साहेब ने नौकरी पकड़ी थी एट ए मिल्क बोथ, दूध के दुकान पर। दूध के दुकान पर साहेब ने नौकरी पकड़ी बिकॉज, क्योंकि ही नीडेड मोर मनी, उसे और पैसों की आवश्यकता थी। साहेब कूड़ा करकट भी बिनने के साथ साथ एक दूध पर नौकरी पकड़ा क्योंकि उसे पैसों की आवश्यकता थी। ही वॉज पेड 800 रुपीज़, उसे 800 रुपये दिए जाते थे। एंड और ऑल टाइम हिज मील्स फॉर हिज सर्विस, और सभी समय का खाना उसे दिया जाता था उसकी सेवा के लिए। साहेब को नौकरी पकड़ी दुकान पे, दूध के दुकान पे, इसलिए क्योंकि उसे पैसों की आवश्यकता थी और उसे 800 रुपये पर मंथ मिलते थे। किस लिए? मतलब दूध बेचता था इसलिए, और उसके साथ साथ उसकी सेवा में दिन भर का खाना, मतलब कि दिन भर में जितने टाइम उसे खाना मिलना चाहिए उतने समय का खाना उसे मिलता था। ये उसकी सेवा का एक जोड़ था, इसलिए वो दूध वाले दुकान पर काम करने गया था। तो इसका बहुत ही इजी सा और बहुत सा छोटा सा आंसर है। आप इतना भी आंसर लिखेंगे तो आपको नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। यही आंसर लिखना है आपको कि साहेब जॉइंड ए जॉब एट मिल्क बोथ बिकॉज ही नीडेड मोर मनी। ही वॉज पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल टाइम हिज मील्स फॉर हिज सर्विस। तो आइए इसको हम हिंदी वर्जन में भी देख लेते हैं। तो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये था कि साहेब नौकरी क्यों पकड़ी दूध के दुकान पर, उसकी सेवा के लिए उसे क्या दिया जाता था। यही ना मैंने आपको उस समय बताया था कि साहेब नौकरी क्यों पकड़ा था दूध के दुकान पर और उसकी सेवा में उसे क्या मिलता था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन हैं जिसके हमको बारी बारी से उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर ये हमें देना होगा कि साहेब ने दूध के दुकान पर नौकरी पकड़ी क्योंकि उसे और पैसों की आवश्यकता थी। ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर था कि साहेब ने दूध की दुकान पर नौकरी पकड़ी क्योंकि उसे और पैसों की भी आवश्यकता थी। फिर दूसरा प्रश्न है कि उसकी सेवा के लिए उसे क्या दिया जाता था। तो पूछ रहा है कि उसकी सेवा के लिए उसे क्या दिया जाता था, तो बोल रहा है कि उसे 800 रुपये दिए जाते थे और सभी समय पर खाना दिया जाता था उसकी सेवा में। मतलब उसके काम करने के 800 रुपये भी मिलते थे और उसे समय समय पर खाना भी दिया जाता था। ये उसकी सेवा में था। तो दूध की जो नौकरी थी वो कूड़ा करकट बिनने के साथ साथ भी करता था। तो साहेब का यही उद्देश्य था नौकरी पकड़ने का कि उसे और भी पैसों की आवश्यकता है। अब उसकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी, तो उसे कोई ना कोई तो काम पकड़ना पड़ेगा ना। तो इसीलिए वह 800 रुपये की नौकरी पकड़ता है दूध की दुकान पर और उसकी सेवा में यानी प्लस पॉइंट होता है कि उसे समय समय पर खाना मिलेगा। वो उसकी सेवा का एक जोड़ था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में मेरा उद्देश्य यही था कि चैप्टर 2 का जो लॉस्ट स्प्रिंग है उसका ये क्वेश्चन थे और इसके 5 क्वेश्चन हैं शॉर्ट की जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और यूपी बोर्ड के बच्चे जो हैं बहुत ही ध्यान से देखें और आपके जो दोस्त हैं उसके आप वीडियो ये शेयर करना ना भूलें। और ये जो सारे मैंने हिंदी और इंग्लिश में इसलिए आपको बताते हैं क्योंकि अगर आपको इंग्लिश में कुछ डाउट हो तो आप हिंदी देख के तुरंत समझ लें और उसे ट्रांसलेट करके आप आंसर शीट में लिख लें। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप मैक्सिमम इसमें 40 वर्ड्स तक ही लिखिएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा लिखेंगे तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, आपको नंबर तो उतने ही मिलेंगे। तो आप इसे नोट्स बना लें और नोट्स करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।